सेमीकंडक्टर क्यों सेमीकंडक्टर है ये, और क्या इनके बिहेवियर होता है, इसे समझने के लिए हमें पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या? एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी पहले कि सेमीकंडक्टर्स क्यों होते हैं, क्यों ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और तो इसके लिए हमें समझनी पड़ेगी पहले एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, अब एनर्जी बैंड थ्योरी कैसे होगी, क्या है एनर्जी बैंड थ्योरी, ध्यान से इसे समझिएगा, क्योंकि ये समझ आने के बाद आपको पूरा लेसन आपको आराम से समझ आ जाएगा। इस एक एनर्जी बैंड थ्योरी के समझ आते ही पूरा का पूरा लेसन आपको क्लियर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट लेसन है, इजी लेसन है, आराम के साथ में मार्क्स आते हैं इसमें, इजी इजी सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग लेसन है ये पूरा। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, इससे पहले हमने एक डायग्राम बनाया था एटम्स में। क्या डायग्राम था? एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्या बनाया था? हमने कहा कि n इक्वल्स 1 ग्राउंड स्टेट है, जहां एटम की एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इक्वल्स 2 है, जहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, याद कीजिए कितनी थी, -3 पॉइंट समथिंग थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इस तरह का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप। फिर उसके बाद n इक्वल्स 3 था। हाँ, फिर इसके बाद n इक्वल्स 3 पर कुछ एनर्जी थी। फिर उसके बाद n इक्वल्स 4 पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। ये एनर्जी लेवल डायग्राम था आपका, एनर्जी लेवल डायग्राम था ये। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या था? याद कीजिएगा, ये हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स है। हाइड्रोजन एटम या तो इस एनर्जी लेवल पर होगा, या फिर वो इस एनर्जी लेवल पर होगा, या इस एनर्जी लेवल पर, या इस एनर्जी लेवल पर, या इससे ऊपर वाले किसी एनर्जी लेवल पर होगा, यहां होगा, यहां होगा। ये एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम के, लेकिन इन सारे एनर्जी लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम एक एक एटम आपने हाइड्रोजन का आइसोलेट कर रखा है, उस एक एटम में, हाइड्रोजन की उस एक एटम में इलेक्ट्रॉन या तो इस एनर्जी लेवल पर होगा, या इस वाले एनर्जी लेवल पर होगा, या थर्ड पर होगा, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, कहीं एक किसी एक जगह पर होगा। अगर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है जो सर्टेनली आपको पता है कि अपने ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में है, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बनेगा? इसका एनर्जी लेवल डायग्राम सिर्फ एक लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि ये अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पर है, n=1 में है, इलेक्ट्रॉन और कहीं है ही नहीं। बात समझ आ रही है? ये भी हाइड्रोजन का ही एनर्जी लेवल है, ये भी हाइड्रोजन का ही एनर्जी लेवल डायग्राम है, लेकिन इसमें आपने हाइड्रोजन की जितनी भी पॉसिबल एनर्जी लेवल्स थे वो सारे ड्रॉ कर लिए। किसी भी एक एटम के लिए अगर आप ये लेवल ड्रॉ करोगे तो इतने सारे नहीं आएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन इस वाले पहले एनर्जी लेवल पर होगा, या सेकेंड एनर्जी लेवल पर, या थर्ड पर, या फोर्थ पर, या फिफ्थ पर। सारे एनर्जी लेवल्स तो खाली पड़े हुए हैं ये बाकी। तो आपने एक, आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है और आपको पता है कि वो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, तो उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, n=1 वाली।
ये बात क्लियर हो पा रही है या कुछ कंफ्यूजन है इसमें? एक हाइड्रोजन एटम है आपके पास, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो इसके लिए आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बना, सिर्फ एक एक लाइन बनी आपकी। हम इसे एक्चुअली ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, तो मैं ग्राफ की एक्स और वाई एक्सिस और ड्रॉ कर लेता हूं आपसे। ये एन इज इक्वल टू 1 आ गया, एन इज इक्वल टू 1 आ गया। एक हाइड्रोजन एटम, आपके पास एक और हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है आपके पास, दोनों ही ग्राउंड स्टेट में है, आपको कंफर्मली पता है। पहले हाइड्रोजन एटम के लिए आपकी ये लाइन आ गई एन इक्वल्स 1 की, दूसरे हाइड्रोजन एटम के लिए भी लाइन तो इसी के ऊपर बनेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी भी वही है जो पहले वाले की एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट में सबकी एनर्जी एक जैसी। अगर आपके पास तीन हाइड्रोजन एटम है, तीनों ही आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट में है, तो तीन लाइनें आ जाएंगी एक दूसरे के ऊपर ही। अगर आपको चार चार एटम है और चारों ही आप कंफर्म है कि ग्राउंड स्टेट में है, तो फिर चार लाइन आ जाएंगी। अगर आपके पास एन हाइड्रोजन एटम्स है, टू एटम्स नहीं है, आपके पास एन हाइड्रोजन एटम्स है, 10 20 100 50 हजार, तो एक हाइड्रोजन एटम के लिए भी और एन हाइड्रोजन एटम्स के लिए भी, ठीक है, सबके लिए ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आएगी। अगर एक एटम के लिए है तो केवल एक लाइन है, और अगर एन नंबर ऑफ एटम्स है, 1000 एटम्स है, तो 1000 लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड। ये ग्राफ आपके एक वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट भी है, और यही ग्राफ आपका लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एट इन ग्राउंड स्टेट भी यही है। बस डिफरेंस क्या है कि एक एटम के लिए तो एक लाइन है और 10 एटम के लिए 10 लाइन है एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई, 1000 एटम्स के लिए 1000 लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई। ठीक है, अब ये तो बात है किसकी, हाइड्रोजन एटम की। इससे ऊपर जो एटम है, इसके ऊपर एटम है हीलियम, जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका आप एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाओगे? दोनों ही सेम ऑर्बिट में है, तो एक इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 1 में है ग्राउंड स्टेट पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ग्राउंड स्टेट पर है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी भी एनर्जी उतनी की उतनी होगी लगभग। तो हीलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट के लिए क्या आएगा, इसके लिए भी सिर्फ एक ही लाइन आएगी। लेकिन याद रखना, वो जो हमने यहाँ एनर्जी लिखी थी -13.6, वो नहीं लिखी जाएगी। ये जो 13.6 होती है, ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए होती है, हीलियम के लिए नहीं है ये। समझ गई बात? लेकिन अगर एक एटम के लिए आपने यहां बनाया है हीलियम, तो इस n इज इक्वल टू 1 पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इज इक्वल टू 1 पर दो इलेक्ट्रॉन है। चलिए डॉट हम बना देते हैं दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट शेल में से दो इलेक्ट्रॉन्स है। और ठीक इसी तरह से अगर आपने हीलियम के 10 एटम है आपके पास, तो 10 एटम के लिए इसी ग्राफ पर आपको बनाना है। इसी ग्राफ को आपको बनाना, वाई एक्सिस पर हम लिखते हैं एनर्जी। इसी ग्राफ पर आपको बनाने, तो आपको 10 एटम के लिए 10 लाइन एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएगी। बात समझ आ रही इतनी? एक एटम के लिए बनाया तो केवल दो लाइनें हैं, एन इज इक्वल टू 1 में ही दो लाइनें हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने 10 एटम के लिए बनाया तो 20 लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, क्योंकि हीलियम एटम्स के सभी हीलियम एटम्स के जो आपके वो हैं, क्या बना, इलेक्ट्रॉन्स, उस सेम एनर्जी लेवल पर होंगे ग्राउंड स्टेट में।
अगर एक एटम के लिए है तो दो, इस n=1 पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 10 एटम्स के लिए है तो इस n=1 पर कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 एटम्स के लिए है तो इस n=1 पर ही कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। हर एटम के 2 इलेक्ट्रॉन है। 10 एटम के लिए आपने 20 लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर ली, हर लाइन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यहाँ इस लाइन में अब इस एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20 इलेक्ट्रॉन होंगे 10 एटम के लिए। अगर आप 1 एटम के लिए बना रहे हैं, चाहे हाइड्रोजन बनाए या हीलियम बनाए, अगर आप एक एटम के लिए बना रहे हैं तो इस लाइन में हाइड्रोजन के केवल 1 इलेक्ट्रॉन है इस n=1 एनर्जी लेवल पर। अगर आप एक हीलियम एटम के लिए बना रहे हैं तो n=1 एनर्जी लेवल पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने n n एटम्स के लिए यही ग्राफ बना लिया, n एटम्स है ग्राउंड स्टेट में सारे के सारे, तो फिर आप n=1 एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस ग्राफ में? अगर आपने ये ग्राफ बनाया n हाइड्रोजन एटम्स के लिए, हर एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो n एटम्स में इस एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ होंगे। अगर आपने यहाँ हीलियम के लिए बनाया है, हीलियम के एक एनर्जी लेवल पर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने 10 के लिए बना लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में से आए, 10 में से 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर आपने 1000 के लिए बना लिया तो 2000 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। लाइन तो एक ही रहेगी, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा हीलियम एटम के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हीलियम से ऊपर एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम, लिथियम। लिथियम जिसका की मास एटॉमिक नंबर है 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल, है ना, फर्स्ट शेल, मतलब फर्स्ट शेल। और 1 इलेक्ट्रॉन आपका किस में आ गया? आपका उस सेकंड शेल में आ गया, 2s ऑर्बिटल में। ये तो 1s ऑर्बिटल में, ये 2s ऑर्बिटल में, सेकंड शेल में पहुंच गया। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है, ये सेकंड एनर्जी लेवल पर है। तो लिथियम का अगर आप बनाए एक ग्राफ, लिथियम इन ग्राउंड स्टेट, एक एटम का ही ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आपको 2 लाइन मिलेंगी। एक तो ये कौन सी, n=1 एनर्जी लेवल की मिलेगी, और एक लाइन आपको और मिलेगी, कौन सी मिलेगी? ये आपको मिलेगी n=2, यानी ये वाला होगा आपका फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल, है ना, फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल। और ये कौन सा होगा? ये आपका होगा सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल। दो लाइनें मिलेंगी। इसमें पहली लाइन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिथियम के फर्स्ट शेल में फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर 2 इलेक्ट्रॉन है। और क्या होगा यहाँ? सेकेंड एनर्जी लेवल पर 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको यहाँ। ये एक एटम के लिए है। एक एटम है ग्राउंड स्टेट में है, कौन है? लिथियम एटम, लिथियम एटम इन ग्राउंड स्टेट। अब एक बात मुझे खुद को कंफ्यूज कर रही है, क्या कि जब हाइड्रोजन एटम बनाया था हमने ग्राउंड स्टेट पे, तो हमें बात समझ आ रही थी कि n=1 बनेगा, बाकी ऊपर के सब खाली पड़े हुए जो हमने बनाए नहीं। हीलियम का बनाया तो भी हमने एक लाइन बनाई, लेकिन यहाँ हम ग्राउंड स्टेट में, लिथियम की ग्राउंड स्टेट में दो दो लाइन क्यों बना रहे हैं भाई? लिथियम की ग्राउंड स्टेट में दो दो लाइन क्यों बना रहे हैं? n=1 भी बना रहे हैं, n=2 भी बना रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में तो हमने सिर्फ एक लाइन बनाई थी, n=1।
फिर से बताइए। सर इलेक्ट्रॉन 2 सेल में भरेंगे, एक सेल में कैसे भर जाएंगे? ठीक है, लिथियम के इलेक्ट्रॉन है सर, सही और बात है, उसमें भरे ही बिल्कुल नहीं सही है। जाते। ठीक है, यहाँ जो हमने हाइड्रोजन की एक सिंगल लाइन बनाई है n=1, n=2 भी है मौजूद, n=3 भी है मौजूद, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हमने उन्हें नहीं बनाया। हीलियम में n=1 फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल के ऊपर, सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल, थर्ड स्टेबल एनर्जी लेवल, सारे हैं इसमें भी इंफिनिटी तक, लेकिन वहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हमने बनाया नहीं। यहां 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर है, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ, सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर भी एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ग्राउंड स्टेट आ गई, किसकी ग्राउंड स्टेट आ गई, ये ग्राउंड स्टेट लिथियम एटम की ग्राउंड स्टेट है। अब ये तो एक एटम के लिए है, सिंगल एटम के लिए है। अगर मोर देन वन एटम हो, मान लो 10 एटम है, तो 10 के 10 ग्राउंड स्टेट में अगर हैं और सेम स्केल हमने यूज किया हुआ है, तो इसके ऊपर कितनी लाइन आ जाएंगी, n=1 को ही रिप्रेजेंट करने वाली 10 इलेक्ट 10 एटम्स की लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती चली जाएंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर लैप। 10 है तो इलेक्ट्रॉन सब में, सबके इलेक्ट्रॉन होंगे ना यहाँ। इसी तरह 10 एटम्स हैं, तो 10 एटम के n=2 वाली 10 लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती चली जाएंगी, ये ओवरलैप होती चली जाएंगी, और हर एटम का इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर इस लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस लेवल पर अगर 10 एटम के लिए बनाया तो n=2 में n=2 सेकेंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, n=1 फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपने 1000 एटम्स के लिए बनाया तो लाइंस तो सारी एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगी, n=1 स्टेबल एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1000 एटम के लिए बनाया तो 2000 इलेक्ट्रॉन होंगे, और n=2 स्टेबल एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एटम के लिए और n एटम्स के लिए ग्राफ सेम रहेगा, बस ये है कि इस एनर्जी लेवल पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक यहां हम बात देखें कि n=2 स्टेबल एनर्जी लेवल है, n=2 स्टेबल एनर्जी लेवल, n=1 स्टेबल, 1 फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल, n=1 फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और हर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं। अगर n एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, 2n एटम्स हैं यहाँ। क्या कुछ एटम्स आने की गुंजाइश है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, भरा हुआ है पहले ही। लेकिन सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ, जिसमें से 2 आ सकते हैं s ऑर्बिटल में और 6 आ सकते हैं p ऑर्बिटल में। तो फिलहाल हम ये कह के चल रहे हैं कि ये जो आपने बनाया है, ये 2s ऑर्बिटल बनाया है, और जो 2p ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा इससे ऊपर होगा ना, क्योंकि p ऑर्बिटल की एनर्जी s ऑर्बिटल से थोड़ी ज्यादा होती है, ये 2p हो गया। अब क्योंकि लिथियम के एक एटम में सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नेसेसरीली कहाँ होगा वो, 2s ऑर्बिटल में होगा, 2p तो खाली पड़ा होगा पूरा का पूरा। लेकिन 2s ऑर्बिटल में ही क्या इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश है अभी, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन है कितना है यस सर। लिथियम के पास, लिथियम के पास तो केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन और आने की यहाँ गुंजाइश अभी है, मतलब जबरदस्ती आप लिथियम को कह दो ले ले एक इलेक्ट्रॉन पकड़ और संभाल कर रखी से, कल ले लूंगा वापस, तो लिथियम पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इसके 2s ऑर्बिटल में रखा जाएगा, 2s ऑर्बिटल में, क्योंकि 1s ऑर्बिटल में तो जगह है नहीं, 2p में भी नहीं जा सकता, 2p में भी नहीं जा सकता,
2p में क्यों नहीं जा सकता है? जब तक 2s खाली तो 2p में क्यों जाएगा? ठीक है, तो आप देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, छोटी छोटी सी बातें हैं। हम बात कर रहे हैं 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। ठीक है, मैं पूरा स्टेटमेंट ही लिख दूं, तो पूरा लिखने के बाद शायद आपको ज्यादा समझ आए। इन n atoms of lithium, in n atoms of lithium, n electrons are there in 2s orbital, क्योंकि हर एक एटम का एक 2s ऑर्बिटल होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर n एटम्स हैं लिथियम के, तो उनमें n इलेक्ट्रॉन्स बने हुए 2s ऑर्बिटल में। तो n इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडिड मोर इन 2s ऑर्बिटल। अभी 2p की तो हम बात ही नहीं कर रहे। 2s ऑर्बिटल में n एटम्स हैं आपके पास, हर एटम में एक 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s ऑर्बिटल में, कितने? n एटम्स के। लेकिन अभी 2 अभी दुगने किए जा सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्युपाइड। तो हम क्या कहेंगे? इन 2s ऑर्बिटल ऑफ n atoms of lithium, in 2s orbitals of n atoms of lithium, n vacancies are filled। मैं वर्ड यूज नहीं कर पा रहा प्रॉपर। n vacancies are filled, n vacancies are empty, क्योंकि s ऑर्बिटल में n एटम्स है, कितने ऑर्बिटल्स हैं उनके? n ही ऑर्बिटल्स है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है ऑलरेडी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। कुल मिलाकर के हम क्या कहेंगे? 2s ऑर्बिटल ऑफ n एटम्स ऑफ लिथियम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फील्ड है n वैकेंसीज, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अभी और आ सकते हैं, तो n वैकेंसीज कैसी हैं? खाली पड़ी हुई है।